कि यहाँ पर जो जातीय वर्गीकरण हुआ है या सामाजिक वर्गीकरण जिस तरह से हुआ है उसमें मुस्लिम समाज पर भारी पड़ता है हिंदू समाज, और हिंदुत्व का पोलराइजेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। तो निश्चित रूप से आप समझते हैं कई सीमाएं भी सटी हुई हैं, उसका भी एक राहुल गांधी जो है वो पहुंचते हैं बिहार में, तो इन क्षेत्रों पर फोकस सबसे ज्यादा होता है। तो कितना वोट पोलराइज कर पाएंगे अपने खाते में इंडिया गठबंधन में? कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा के 6 विधानसभा हैं उसमें भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया है। जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक चीज साफ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं होगी, लेकिन AIMIM के आने के बाद जो प्रदीप कुमार को फायदा मिलता आ रहा है वो फायदा AIM अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव के खास कार्यक्रम महाभारत 2024, जिसमें हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के होने वाले चुनाव पर चर्चा करते हैं। जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे के आधार पर हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं कि क्या परिणाम हो सकता है 2024 के चुनाव में। बाबा आते हैं, कुछ विशेष रिपोर्ट, कुछ जो जानकारियां हैं उन लोकसभा क्षेत्रों की वो लेकर के बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो में महाभारत 2024 के अखाड़े में अररिया लोकसभा चुनाव की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि अररिया वो जो इलाका है, सीमांचल का पूरा जो इलाका है, उसमें क्या सबसे बड़ी समस्या होती है और किन वजहों से उन सीटों को लेकर, चाहे कोई भी गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन या फिर NDA गठबंधन, उन सीटों की रणनीति ही बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे में इस बार क्या तैयारी की गई है इंडिया की तरफ से, NDA गठबंधन की तरफ से? आइए चलिए महाभारत 2024 में अररिया लोकसभा क्षेत्र में घूमते हैं। जो सर्वे आया है उस सर्वे के आधार पर क्या रिपोर्ट तैयार हो रहा है, NDA वर्सेस इंडिया में किसकी जीत होने वाली है, कौन से संभावित उम्मीदवार हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बाबा, अररिया लोकसभा क्षेत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं। परिस्थितियां एक बार फिर से वही हो गई हैं जो 2019 वाली हुई थी। इस बार क्या होगा? क्या NDA के पक्ष में जाएगा? 2019 में तो NDA जीता था, भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत हुई थी। इस बार क्या होगा? बड़ा मुश्किल लड़ाई लग रहा है। माई बाप का समीकरण तेजस्वी यादव समझाते हैं। तो उन क्षेत्रों पर अररिया में क्या होने वाला है इस बार? देखिए, वर्तमान में ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। और ये बात मान के चलिए कि पत्थर पे कमल खिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि अक्सर यहाँ से अल्पसंख्यक समाज के लोग ही जीतते आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया भी, MY समीकरण का यहाँ बड़ा फैक्टर होता है और उसमें अगर माई बाप दोनों मिल जाए तो आप समझते हैं कि ताकत बढ़ जाती है। जी जी जी। तो इस बार इस तरह की ताकत बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो जातीय वर्गीकरण हुआ है या सामाजिक वर्गीकरण जिस तरह से हुआ है उसमें मुस्लिम समाज पर भारी पड़ता है हिंदू समाज, जी। और हिंदुत्व का पोलराइजेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। पिछली बार आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद का नारा था, जिसको लेकर के मोदी लहर में राष्ट्रवाद में सब जुट, मैं भी मोदी, मैं भी मोदी। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे भी समर्थक हैं तो वो अपने DP पर सोशल मीडिया में तिरंगा लगा करके अपना फोटो हटा करके रखे थे। तो ये एक ट्रेंड चला था और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पोलराइजेशन के लिए माहिर मानी जाती है। आपने देखा इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को यह सीट मिली थी, लेकिन लगातार जिस तरह से, चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हम आपको पहले बता चुके हैं 42% यहाँ मुस्लिम है जी। उसके अलावा बाकी के जितनी भी जातियाँ हैं वो 56% है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि बाकी जो हिंदू समाज है वो अलग अलग खेमे में बटा हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज एकजुट है। यही कारण है कि चाहे वो तस्लीमुद्दीन की बात कर लें या अन्य लोगों की बात कर लें, लगातार यहाँ से जीतते आए हैं। लेकिन प्रदीप कुमार का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कि वो ऐसे वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को अति पिछड़ा भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ उनका जो रिश्ता है वो हिंदुत्व के साथ साथ सवर्ण वोटरों पर भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां से अगर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार खड़ा कराता है जी, तो निश्चित रूप से 2 भाग में बढ़ जाता है पूरा का पूरा मामला। सीमांचल का क्षेत्र है तो निश्चित रूप से आप समझते हैं कई सीमाएं भी सटी हुई हैं, उसका भी एक असर होता है। लेकिन जब से AIMIM आया है ना सीमांचल के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा रहा है,
तब से फायदा भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पे होना शुरू हो गया है। वही फायदा प्रदीप कुमार को हुआ। हालांकि जीत हार का जो आंकड़ा था वो बड़ा था। 2014 के चुनाव में जीते थे तस्लीमुद्दीन। तस्लीमुद्दीन के बीच में निधन हो जाने के बाद उपचुनाव भी वहाँ हुआ था। अच्छा। सरफराज अहमद जो है आलम जो है उपचुनाव जीते थे। लेकिन उसके बाद प्रदीप कुमार, मैंने प्रदीप कुमार के बारे में आपको बताया भी था, याद होगा आपको। मैंने बताया था कि एक जगह मेरे एक कलीग हैं, उनकी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे, वहीं वो किसी को लेकर के आए हुए थे और वहीं उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो 2019 के टिकट की तैयारियां चल रही थी। अच्छा। तो मेरे साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने पूछा भी था कि क्या समीकरण चल रहा है बाबा। उन्होंने नहीं मुझे पहचाना, क्या समीकरण चल रहा है बाबा, क्या होगा। तो हमने बताया था कि वहाँ जो नया पोलराइजेशन हुआ है उसमें हिंदुत्व वाले नाव पर यदि आप सवार होते हैं तो संभावनाएं प्रबल हैं, बस टिकट मिल जाए। तो बोले कि टिकट की संभावना है, इसलिए कि बातचीत ऑलरेडी उनकी हो चुकी थी और पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे, अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। इसको लेकर के हालांकि 2 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। 2 लाख के आसपास के वोटों से उनकी जीत हुई और ये अच्छा मार्जिन है। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा के 6 विधानसभा हैं उसमें भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया है। यहाँ से दिलीप जायसवाल भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा, हार भी चुके हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में यहाँ जो 6 विधानसभा है उसमें फारबिसगंज, नरपतगंज और सिकटी, ये 3 विधानसभा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है, यानी 50% स्कोर तो पहले कर चुकी है। इसके बाद इसमें 50% स्कोर के बाद अब अररिया कांग्रेस के पास है, जोकीहाट आरजेडी के पास है, मैंने था तो एआईएमआईएम के पास, लेकिन अब आरजेडी के पास है, और रानीगंज जेडीयू के पास है। यानी कि ये 60-40 का रेशियो बन जाता है, क्योंकि जेडीयू जो है अभी वर्तमान में बीजेपी के साथ है। तो यानी 6 में से 4 सीटें एनडीए के पास है, 2 सीट महागठबंधन के पास है, और इसको लेकर के ये संभावना इस बार ज़्यादा की जा रही है। जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें भी कई एजेंसियों ने सर्वे किया है, आप लोग भी वहाँ अररिया में गए हुए थे। जो सर्वे रिपोर्ट है वो प्रदीप कुमार को कहीं ना कहीं अभी अपर हैंड में रखते हैं। इस बीच में उन्होंने काम भी किया है। बीच में भी मेरी बातचीत उनसे हुई थी। क्षेत्र के लोगों से वो लगातार जो है इंट्रैक्शन में रह रहे हैं। बीच में एक चर्चा ये भी चली थी कि उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा और भी कई जिम्मेवारियां देने की बात चल रही थी। लेकिन 2024 के जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें एआईएमआईएम के तरफ से देखिए कौन खड़ा होता है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि एक जो उसमें उम्मीदवार होगा राष्ट्रीय जनता दल से, वो या तो सरफराज होंगे या शाहनवाज होंगे। शाहनवाज हुसैन तो भारतीय जनता नहीं, शाहनवाज जो अभी आरजेडी में विधायक है, अच्छा, जो मंत्री जिनको बनाया गया था, जी। जो 4 लोग वहां से टूट करके आए थे ना, 5 में से 4 लोग जो एआईएमआईएम से आकर के ज्वाइन किए थे आरजेडी, उनमें से सरफराज के भाई है शाहनवाज, उनको मिल सकता है या सरफराज को मिल सकता है। इस बार ये आंकड़ा बनेगा। तो ऐसे में एक नाम रंजीत यादव का भी आ रहा है। जो सर्वे हमने देखा था, जिस सर्वे पर हम चर्चा भी किए थे, मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी और भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्रों के, उसमें भी हमने चर्चा इस बात की थी कि अररिया में जो वर्तमान स्थिति बनी है, यानी कि विन विन कंडीशन जो है वो 60-40 का रेशियो है। आपने देखा कि जातीय वर्गीकरण में भी 60-40 का रेशियो हो रहा है, 56 और 42 है। तो वहीं इधर भी आप देख लीजिए कि विधायकों की संख्या के आधार पर भी आप देखते हैं तो 60-40 का रेशियो है। ऐसी स्थिति में प्रदीप सिंह, रंजीत यादव और तस्लीमुद्दीन के परिवार से एक सदस्य जो मजबूत होंगे। बाकी के एआईएमआईएम किसको खड़ा करता है ये भी एगो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एआईएमआईएम ने 11 सीटों पे अपनी बात रखी है कि वो खड़ा करेंगे। अभी समीकरण और भी बनने बाकी हैं। पिछली बार ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि प्रदीप कुमार सिंह के टक्कर में इस बार इंडिया गठबंधन भी है। एक बात यहाँ पे ये भी आता है कि जब पप्पू यादव माफ़ कीजिएगा, जब राहुल गांधी जो है वो पहुँचते हैं बिहार में, तो इन क्षेत्रों पर फोकस सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना वोट पोलराइज कर पाएंगे अपने खाते में इंडिया गठबंधन में? क्या टक्कर प्रदीप सिंह की या फिर जो उम्मीदवार के नाम आप ले रहे हैं उनके लिए लड़ाई बड़ी मतलब कठिन नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल कठिन लड़ाई है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो अमित शाह का सबसे पहला रैली इसी क्षेत्र में हुआ था, सीमांचल में।
वहीं से उन्होंने शुरुआत भी की थी। सीमांचल को लेकर के और भी कई बातें कही जाती है कि सीमांचल जो है एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है, इस पर भी काम चल रहा है, इस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन इन सब के बाद यदि आप पलड़े पर रखते हैं तो एक तरफ माई बाप, दूसरी तरफ आपको हिंदुत्व और सवर्ण, इसको मिला करके आप देखते हैं तो पलड़ा निश्चित रूप से बराबर है। अब पसंगा जिधर चला जाए, यादवों का वोट भी इसी 56% सवर्णों ये बोलिए हिंदुओं में है जी, तो ये भी वोट उधर पोलराइज होकर के जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए जहाँ मुस्लिम डोमिनेट करने वाले क्षेत्र हैं वहाँ प्रदीप कुमार ने, मैंने शुरू में बताया कि पत्थर पे कमल खिलाया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उन पर भरोसा करेगी। और एक बात तो साफ नज़र आता है कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक चीज़ साफ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं होगी, लेकिन AIMIM के आने के बाद जो प्रदीप कुमार को फ़ायदा मिलता आ रहा है वो फ़ायदा AIM अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया गठबंधन, MOI समीकरण हाँ, को खींच लेती इंडिया गठबंधन खड़ा करती है। तो ऐसी स्थिति में वोटों में अगर कहीं बिखराव होगा तो वो इंडिया गठबंधन है, जबकि NDA गठबंधन का जो वोट है वो एक मुश्त है, एक जगह है। लेकिन ये तब की परिस्थिति है जब NDA गठबंधन वर्तमान स्वरूप में हो, मतलब टूटे नहीं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन टूटा तो उसके बाद से आंकड़ा सीधे ऊपर से नीचे हो गया। वैसी ही स्थिति अभी भी इसमें जब तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है तब तक अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। चलिए दर्शकों, तो अररिया लोकसभा क्षेत्र पे चर्चा हुई है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं इस बार अररिया लोकसभा क्षेत्र में। ऐसे में महाभारत 2024 में चर्चा करके बाबा ने बताया है। फिलहाल इस लोकसभा क्षेत्र में इतना ही, लेकिन अभी अन्य लोकसभा क्षेत्रों की लिस्ट जो है हमारे पास में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वे क्या आया है उस पर जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महाभारत 2024। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।